आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स किया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो फॉर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इज शोन सेपरेटली इन कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एज फॉलोज। इन केस ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, कैश फ्लो फॉर डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेड, दैट इज कैश आउटफ्लो, इज शोन एज फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है? बी पॉइंट है इसी में, कैश फ्लो फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, दैट इज कैश इनफ्लो, इज शोन एज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज, कैश फ्लो फ्रॉम डिविडेंड पेड, दैट इज कैश आउटफ्लो, इज शोन एज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। Cash flow from dividend and interest received, that is cash inflow, is shown as cash flow from operating activity. Cash flow for interest paid, that is cash outflow, is shown as operating activity. Clear है? तो ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, दैट इज एंटरप्राइज। यहाँ पे एक हमको एक फिगर बना दिख रहा है यहाँ पे। ठीक, इस फिगर में क्या है इसको देख लेते हैं। जैसे एंटरप्राइज है, इसके दो पार्ट होते हैं, फाइनेंशियल एंटरप्राइज और अदर एंटरप्राइज। ठीक, अब फाइनेंशियल एंटरप्राइज को कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम, फाइनेंशियल एंटरप्राइज अगर है तो कैश फ्लो कहाँ से आएगा? इंटरेस्ट पे एंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड पेड, फाइनेंशियल एक्टिविटी हो गया। इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव जो हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और डिविडेंड रिसीव हो गया वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। ऐसे ही अदर एंटरप्राइजेज में भी कैश फ्लो कहाँ से अराइज होता है? इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव और डिविडेंड पेड, ये तीन जगह से होता है। ठीक है, तो अब इंटरेस्ट पेड जो हो गया वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव जो हो गया वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया, और थर्ड हो गया डिविडेंड पेड, वो क्या हो गया? हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। ठीक है, अब इसी में ही इसी के कुछ क्वेश्चंस हम लोग चेक करते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। अब उनको चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले इलस्ट्रेशन है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग को निकालना है कब? बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, वर्किंग कैपिटल चेंज होने से पहले। ठीक है, तो चलिए अब इसमें देखते हैं हम लोग। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दिया हुआ है 223,500, डेप्रिसिएशन दिया है 42,000, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स दिया है 8,400, गुडविल अमोर्टाइज दिया हुआ है 9,300, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी दिया है 9,000, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर दिया है 3,000, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है 13,800, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है 6,000। ठीक है, अब इसकी सॉल्विंग देखते हैं हम लोग। अब इसको किस तरीके से सॉल्व किया गया है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्लियर है? सबसे पहले क्या किया है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हम लोग को क्लियर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब इसमें क्या एडजस्टमेंट किया? ऐड कर लिया डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, गुडविल अमोर्टाइज, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इसको ऐड किया हम लोगों ने। ठीक, किसमें? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में ऐड करने के बाद क्या आएगा हमारे पास? ये आ गया 292,200। ठीक है, अब इसमें से लेस कर देंगे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को लेस कर देंगे तो जो बचेगा हमारे पास वो क्या होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यहाँ पे हमें एक आइटम दिया हुआ था, इज एन आइटम ऑफ बैलेंस शीट, जो कि बैलेंस शीट का आइटम है, सिंस इट हैज़ नॉट एंटर्ड इनटू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और जब से उसका एंटर नहीं किया जाता है, जब तक उसका एंट्री नहीं की जाती है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, तो एडजस्टमेंट विल नॉट बी मेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो जो एडजस्टमेंट होगा उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा स्टेप 3। स्टेप 3 क्या होता है? कैलकुलेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस।
किस तरीके से कैश को कैलकुलेट किया जाता है कि कितना कैश जनरेट हो रहा है हमारी जो भी ऑपरेशन है, ठीक है, या ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, किस तरीके से उनसे हम कैश जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हमको समझेंगे हम लोग। चलिए पढ़ते हैं। फॉर दिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैलकुलेट इन स्टेप 2, जो कि हमने स्टेप 2 में कैलकुलेट किया, इज एडजस्टेड फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो कहाँ एडजस्ट करते हैं, किसके लिए, जो भी चेंज हो रहा होता है वर्किंग कैपिटल का उसमें एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल मींस करेंट एसेट्स लेस करेंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो भी करेंट एसेट्स दी गई हो लेस कर देंगे उसमें से करंट लायबिलिटी। Changes are adjusted as follows: decrease in current assets and increase in current liability are added. Bank overdraft and cash credit are excluded because they are shown as financing activity. जो भी मान लो अगर डिक्रीज हो रहा है करंट एसेट्स में एक्सक्लूडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक, तो कैश और कैश इक्विवेलेंट को छोड़कर, एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, इनको भी एक्सक्लूड करके, आर एडेड, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट आर एक्सक्लूडेड बिकॉज, तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को ऐड कर देते हैं, किसको छोड़कर, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट को एक्सक्लूड करके, बिकॉज दे आर शोन एज फाइनेंशियल एक्टिविटी, क्योंकि इन दोनों को हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी के तरह दिखाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज इंडिकेट इनफ्लो ऑफ कैश बिफोर देयरफॉर, तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, इनफ्लो ऑफ कैश, ठीक है। जो डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी है वो इंडिकेट कर रहा है हमें इनफ्लो ऑफ कैश, देयरफॉर दे आर एडेड टू डिटरमाइन नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसीलिए इनको ऐड कर दिया जाता है, किसके लिए, कि नेट कैश जनरेटेड मतलब कितना कैश हम जनरेट कर रहे हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए। क्लियर है ये सबको। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक नोट हमें दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट आर शोन एज बोरोइंग दैट इज एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है ये सबको, ठीक है। अब इसी में बी पॉइंट है हमारा इंक्रीज इन करंट एसेट्स। अभी तक हम लोगों ने देखा था डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ठीक है, एक्सक्लूडिंग कैश इन कैश इक्विवेलेंट, एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, जो कि हम लोगों ने इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी पढ़ा था, एक्सक्लूडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, ठीक है। इसको डिडक्ट कर दिया जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट आर एक्सक्लूड बिकॉज दे आर शोन एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है। Increase in current assets and decrease in current liability indicate outflow of cash, therefore they are deducted to determine cash generated from operations, ठीक है। तो कितना ऑपरेशन से कैश जनरेट हो रहा है उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, जो इंक्रीज इन करंट एसेट्स है और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी है, जो कि क्या हमें इंडिकेट कर रहा है, कैश आउटफ्लो इंडिकेट कर रहा है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं फाइंड आउट करने के लिए जो भी कैश जनरेट हो रहा है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से या जो भी हमारा ऑपरेशन है उनसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी में। ये तो स्टेप 3 था। अब स्टेप 4 हमारा क्या है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये तो हम लोग पढ़ ही रहे थे। फॉर दिस कैश जनरेटेड एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एडजस्टेड एज फॉलोज। जो भी कैश जनरेट हुआ है और जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसको किस तरीके से एडजस्ट करते हैं उसको देखते हैं। इनकम टैक्स पेड इज डिडक्टेड फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इनकम टैक्स है जो भी हमें रिफंड आ रहा है, ठीक है, उसको डिडक्ट कर देते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से। इफ इट इज़ नॉट रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटी, अगर ये जो हमारी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है उनसे अगर रिलेट नहीं कर रहा होता है तो हम इसको डिडक्ट कर देते हैं।
It should be kept in mind that if income tax relates to investing activity or financing activity, it is not deducted from cash generated from operations to reach cash flow from operating activity. अगर हमें ये ध्यान में रखना है कि जो भी टैक्स है इनकम टैक्स है, अगर वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेट कर रहा है, ठीक है, तो हम इसको जो भी कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशंस है उसमें से डिडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। किसके लिए? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए। फ्रॉम कैश जनरेटेड सॉरी इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द रिलेटेड एक्टिविटी, और इसको रिलेटेड एक्टिविटी से ही डिडक्ट करते हैं, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। इफ़ द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड इज़ नॉट गिवन, अगर जो टैक्स पे किया उसका अमाउंट नहीं दिया गया है, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय प्रिपेयरिंग प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किस तरीके से? प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट को बना के या मेंटेन करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी में। स्टेप 5 है हमारा कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और यूज्ड इन, किस तरीके से कैश फ्लो आता है? ऐड और डिडक्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स इज added to or deducted from cash flow from operating activities before extraordinary items if it related to operating activity. Clear है ये सबको? The amount after adjustment is cash flow from operating activity, either inflow or outflow. Effect of change, increase and decrease in current assets and current liability. क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक, इंक्रीज और डिक्रीज होने का करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी का? द जनरल रूल्स दैट डेवलप आर इंक्रीज इन करंट एसेट्स लीड्स टू अ डिक्रीज इन कैश फ्लो एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर करंट एसेट हमारी इंक्रीज हो रही है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होगा? हमारा डिक्रीज होगा। डिक्रीज इन करंट एसेट्स है तो इंक्रीज होगा हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अगर लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज कर रही है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा इंक्रीज होगा, और डिक्रीज कर रही है अगर लाइबिलिटीज़ तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा डिक्रीज होगा, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे दिया हुआ है, उसको हम लोग समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट नोट हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इसको देखते हैं। नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज other than cash and cash equivalents implies that more cash is invested in working capital, thus decrease the cash flow from operating activity. अब जो नेट इंक्रीज हो रहा है हमारी वर्किंग कैपिटल में अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये क्या हमें बता रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैश जो है वो इन्वेस्ट किया गया वर्किंग कैपिटल में, इस वजह से जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक। Net decrease in working capital other than cash and cash equivalent implies that less cash is invested in working capital, thus increase in the cash flow from operating activity. और यही अगर जो नेट डिक्रीज है हमारी वर्किंग कैपिटल का अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इससे क्या होता है? जो कैश इन्वेस्ट किया गया हमारी वर्किंग कैपिटल में वो लेस इन्वेस्ट किया गया होता है, इस वजह से जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये थ्योरी जो अभी हमने पढ़ाई है इसको अच्छे से समझिए। अब इसी से रिलेटेड आगे आपको क्वेश्चंस में बताऊंगा।